हे हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो साइंस हम कर रहे हैं CTET और स्टेट टेट्स के लिए। और अगर आप जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं किसी और एग्जाम के लिए, जैसे कि सुपर टेट हो गया या फिर DTPLB के लिए, तो उसके लिए भी ये वीडियोस काफ़ी यूजफुल रहेंगी। तो रेगुलर वीडियोस जरूर देखें जनरल साइंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए चैप्टर की, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। तो इससे पहले एक चैप्टर हम कर चुके हैं जिसमें हमने भोजन के बारे में अब बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। तो भोजन के जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं, कहाँ से हमें भोजन प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि भोजन में क्या क्या शामिल होता है, मतलब कि कंपोनेंट्स भोजन के क्या होते हैं, किन किन अवयवों से मिलकर के भोजन बना होता है। तो बेसिकली इन चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं भोजन में उनके बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेरे बारे में आप ये डिटेल से देख सकते हैं, ये सभी एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज है, इंस्टा ID एंड टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डायरेक्टली यू कैन ज्वाइन इट। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि भोजन में क्या क्या शामिल होता है, मतलब कि अगर कोई फूड आइटम है उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है। न्यूट्रिएंट्स को अगर हम देखें तो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या शामिल उसमें होते हैं, बेसिकली इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें फूड आइटम्स की, तो आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट्स में आपको अलग अलग फूड आइटम्स मिलेंगे जो कि वहाँ का मेन फूड होता है, वहाँ पर वो मेन फूड के तौर पर खाया जाता है। तो ऐसे ही हमने दो स्टेट्स लिए हैं जो कि है पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। तो इनके फूड देख लेते हैं जो वहाँ पर फेमस हैं, या फिर हम कहें मेन फूड आइटम्स हैं इनके, जो कि वहाँ पर खाया जाता है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में मक्के की रोटी जो है मेन फूड है वहाँ का, आपने सुना भी होगा अक्सर, मक्के की रोटी और सरसों का साग। तो और दाल की बात करें तो दाल वहाँ पर मोस्टली जो खाई जाती है वो है राजमा, जो कि इंग्लिश में बोली जाती है किडनी बीन्स। सब्जी में बात करें तो सरसों का साग, और अदर जो चीज़ें हैं वो दही और घी है, जो कि वहाँ पर खाने में मेन फूड के तौर पर शामिल होता है। इसके बाद बात करें आंध्र प्रदेश की, तो वहाँ पर जो आइटम है खाने का, यानी ग्रेन, जो मुख्य अनाज के तौर पर हम खाते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है रोटी खाई जाती है, वो भी गेहूं की रोटी, वैसे ही वहाँ पर जो मेन आइटम है उनके फूड में वो है राइस। दाल की बात करें तो तुअर दाल वहाँ पर मुख्य तौर से खाई जाती है, और रसम है इसके अलावा। और सब्जियों की बात करें तो कुंदरू है वहाँ की मुख्य जो सब्जी है जो ज़्यादातर खाई जाती है वहाँ पर। और अदर चीज़ों की बात करें जो खाने के साथ में ले लेते हैं, तो वो होता है बटर मिल्क, घी और पिकल यानी अचार। तो ये चीज़ें जो है मेन फूड आइटम्स हैं इन दोनों स्टेट्स के। देखो अगर हम बात करें व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, यानी कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं, खाने की जो चीज़ें होती हैं, वो किन किन चीज़ों को शामिल किए हुए होती है, अपने अंदर क्या इंक्लूड रहता है उनके, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर बात करें प्रत्येक व्यंजन की, तो वो आमतौर पर एक या अधिक अवयव से मिलकर बना होता है। कोई भी चीज़ आप ले लो, दाल ले लो, दाल के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि अगर हम दाल बनाएंगे तो उसके लिए हमें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि दाल हो गया, जैसे कि मसाले हो गए, जैसे कि ऑयल हो गया उसमें तड़का लगाने के लिए। तो इस तरह से हमें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी अगर फूड आइटम होता है तो उसमें कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं, सिर्फ एक चीज़ से वो नहीं बना होता है, तो जो कि हमें पौधों और जानवरों से मिलता है। तो जो भी हम फूड आइटम खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा इंक्लूड होता है जो कि हमें या तो पौधों से मिला होगा या तो फिर एनिमल से मिला होगा। इन अवयवों में कुछ ऐसे घटक होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इन घटकों को हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व। सुना होगा आपने अक्सर कि अगर पोषक तत्वों के बिना हम खाना खाते हैं तो वो खाना यूजलेस है हमारे लिए, क्योंकि जो हमारी बॉडी की नीड है वो पूरा नहीं कर पा रहा है। तो इंग्लिश में अगर हम देखें तो ईच डिश इज यूजुअली मेड ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन some components that are needed by our body. These components are called nutrients. तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स कहेंगे और हिंदी में कहेंगे पोषक तत्व। तो कहते हैं ना कि पोषक तत्व अगर आप खाने में नहीं होंगे, अगर आपकी बैलेंस डाइट नहीं है, तो क्या है कि आपकी बॉडी जो है वीक हो जाएगी और कई तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपका काम इफेक्ट हो सकता है। काम में आपका या तो ध्यान नहीं लगेगा या तो फिर आप काम कर नहीं पाएंगे अगर कोई मेहनत वाला काम है तो।
तो द मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो मेन जो हमारे पोषक तत्व होते हैं भोजन में जो कि होने ही चाहिए वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे भोजन की रेगुलर नीड है, ज़रूरत है, रेगुलर ये आपके खाने में शामिल होनी चाहिए, तभी आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी। तो भोजन में आहार, फाइबर और पानी होता है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो ये जो पोषक तत्व हैं इनके अलावा क्या और चाहिए हमें, एक तो चाहिए डाइटरी फाइबर और एक चाहिए पानी। तो डाइटरी फाइबर और पानी जो है ये इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमें चाहिए होते हैं जो कि हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। अन्य पोषक तत्वों के परीक्षणों की तुलना में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की उपस्थिति का परीक्षण करना आसान होता है। द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। देखो अगर हमें पता करना है किसी जो फूड आइटम है हमारा, जो खाद्य सामग्री है उसमें क्या चीज़ अवेलेबल है, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है या फिर वसा पाई जाती है, उसके लिए हम एक टेस्ट कर सकते हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि किस फूड आइटम में क्या न्यूट्रिएंट्स हमें मिलता है, कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स। अब इस टेस्ट को करने के लिए हमें कुछ सॉल्यूशन चाहिए होंगे, पहले हम उनको बनाएंगे। तो उनको बनाने के लिए देखो 3 सॉल्यूशन हमें चाहिए होंगे इसके लिए। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट वी नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन का सॉल्यूशन हमें चाहिए होगा ये पता करने के लिए कि किसी फूड आइटम में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा है या नहीं है। और कॉपर सल्फेट चाहिए होगा और कास्टिक सोडा चाहिए होगा। ये 3 सॉल्यूशन हमें चाहिए। इनको बनाने के लिए हमें करना क्या है, तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं आयोडीन का विलयन। आयोडीन का सॉल्यूशन बनाने के लिए आयोडीन का सॉल्यूशन अगर हमें बनाना है तो जल से भरी हुई आधी परखनेली लेंगे और उसमें कुछ जो ड्रॉप्स हैं वो डालेंगे टिंचर आयोडीन की। उसके बाद जो हमारा आयोडीन का सॉल्यूशन है वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है तो हम 100 मिलीलीटर वाटर लेंगे, इसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलेंगे तो हमारा क्या तैयार हो जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा जो कि हमें न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट करने के लिए चाहिए। तो 2 हमारे सॉल्यूशन बन चुके हैं, कॉपर सल्फेट और आयोडीन का। फिर हमें बनाना है कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन। इसके लिए हमें चाहिए 100 मिलीलीटर वाटर, इसमें हम 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें ये कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। कास्टिक सोडा होता है उसको हम अगर पानी में घोलेंगे इतनी मात्रा में तो हमें ये इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखो तीनों सॉल्यूशन हमारे पास हैं। अब हम करते हैं टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स बारी बारी से, प्रोटीन के लिए और स्टार्च के लिए और फैट के लिए। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे स्टार्च का। अब देखो स्टार्च का हम क्यों करेंगे, हमने तो कार्बोहाइड्रेट देखा था। देखो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कई तरह के होते हैं, लेकिन जो हमारे खाने में पाए जाते हैं मुख्य जो कार्बोहाइड्रेट है वो मंड या फिर शर्करा के रूप में होते हैं। वो या तो स्टार्च के रूप में होंगे या फिर शुगर के रूप में होंगे। आपने सुना भी होगा कि इस खाने में शुगर है, इस खाने में स्टार्च है, तो इस तरह से ये हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो मंड और शर्करा के रूप में ये हमें हमारे भोजन में मिलते हैं। तो हम जो टेस्ट करने वाले हैं हम वो मंड के लिए करेंगे कि किसी फूड आइटम में मंड अगर है तो इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट है। उसके लिए क्या करना है, किसी खाद्य पदार्थ या फिर कच्ची सामग्री की थोड़ी मात्रा लेंगे। मान लीजिए हमने एक आलू ले लिया, आलू में आपने सुना होगा कि कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अब वो टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आलू का एक टुकड़ा ले लेंगे, काट करके उसे बीच से काट देंगे। इस पर क्या करेंगे, हम आयोडीन के घोल की 2-3 बूंदें डालेंगे। आयोडीन का जो घोल हमने भी तैयार किया था उसकी 2-3 बूंदें डाल देंगे। उसके बाद देखते हैं कि जो खाद्य पदार्थ है हमारा उसके रंग में क्या कोई चेंज हुआ है। देखो मान लो आलू ये ऐसा था, पोटैटो था ये, तो ये हमने क्या कर दिया, छील दिया या फिर इसको बीच से काट दिया। तो छीलने के बाद अब हमने ये वाला किया टेस्ट। हमने इस पर क्या करा, आयोडीन की 2-3 बूंदें डाल दी यहाँ पर। अब देखो इसका कलर चेंज हो जाता है। इसका कलर कैसा हो गया, नीला काला रंग हो गया, यानी कि जो डार्क ब्लू होता है बिल्कुल और काला और नीला में फर्क नहीं दिखता, वो वाला कलर हो गया इसका। तो इससे होगा क्या, ये रंग हमें दर्शाता है कि इसमें स्टार्च है, यानी कि मंड की उपस्थिति है। और इट मीन्स क्या है, इस फूड आइटम में क्या हो गया, हमारा कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट इस फूड आइटम में पाया जाता है। तो आपने सुना भी होगा कि आलू में जो है वो कार्ब्स मिलते हैं, कार्ब्स क्या देते हैं शॉर्ट में हम इसे, तो कार्बोहाइड्रेट आलू में पाया जाता है। इससे ये साबित हो जाता है। तो इस तरह से आप और भी फूड आइटम्स में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो इंग्लिश में भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। देख लेते हैं एक बार इंग्लिश में। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। कच्ची चीज़ पर कच्चा कोई भी मटेरियल ले लेंगे, जैसे आलू ले लिया, उस पर 2-3 ड्रॉप्स जो है डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की डालेंगे
उसके बाद देखेंगे अगर कोई कलर चेंज होता है, कलर मान लो ब्लू ब्लैक हो गया, तो इसका मतलब है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि स्टार्च है इसमें, तो स्टार्च की उपस्थिति है मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है। अब नेक्स्ट टेस्ट कर लेते हैं प्रोटीन के लिए। प्रोटीन के लिए क्या करेंगे, प्रोटीन के लिए हम फूड आइटम ले लेंगे जो भी हमें लगता है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें नहीं, मतलब कि अगर हमें पता भी नहीं है तब भी हम कोई भी फूड आइटम ले सकते हैं। तो जिस भोजन का आप परीक्षण करना चाहते हैं अगर वो ठोस है तो उसका हम पहले पेस्ट बना लेंगे, पेस्ट बना लेंगे या तो फिर पाउडर बना लेंगे, क्योंकि इसी फॉर्म में इसका टेस्ट किया जा सकता है। तो इसमें करेंगे क्या, परख नली में डाल देंगे। तो परख नली कुछ इस तरह की होती है, जैसे कि ब्लड आपका लिया जाता है ना जब किसी टेस्ट के लिए, और इसी तरह की जो परख नली होती है उसमें इसको डाल दिया जाता है, इसी तरह की टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। तो इसमें 10 बूंद पानी की डालेंगे और परख नली को हिलाएंगे। एक ड्रॉपर का प्रयोग करके परख नली में कॉपर सल्फेट के घोल की 2 बूंदें और कॉस्टिक सोडा के घोल की 10 बूंदें डालेंगे, यानी कि कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा दोनों को हम मिलाना है पानी में। तो फिर देखेंगे अगर कलर हमारा ब्लू कलर का आता है, ऐसा वाला कलर आता है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन इसमें है नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया रिजल्ट हमारा। अगर ब्लू कलर आता है तो इसमें प्रोटीन नहीं है इस फूड आइटम में जो हम टेस्ट कर रहे थे। अगर डीप पर्पल आता है, डार्क गहरा बैंगनी कलर आता है, तो ये इंडिकेट करता है कि प्रोटीन प्रेजेंट है उस फूड आइटम में जिसका हम टेस्ट कर रहे थे। तो यानी कि बैंगनी रंग दर्शाता है कि किसी भी फूड आइटम में प्रोटीन कंटेन है। तो ध्यान रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले जाए कि अगर मान लो घोल का कलर बैंगनी हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कौन सा न्यूट्रिएंट उसमें अवेलेबल है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे फैट के लिए। तो इसमें देखो कोई भी खाद्य पदार्थ कम मात्रा में लें, इसे कागज के टुकड़े पर लपेट कर क्रश कर लें। कोई भी खाद्य पदार्थ, जैसे कि सब्जी आपको लेनी है तो सब्जी ले सकते हैं पकी हुई, कोई सब्जी जो है जो आपने पकाई है, कुक की हुई है, ऐसा नहीं कच्ची, कच्ची का तो कोई फायदा नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे, छोटा सा उसका जो है मात्रा, थोड़ी सी मात्रा उस पर कागज पे डाल देंगे, फिर कागज को सीधा मतलब क्रश कर देंगे, क्रश करके फिर सीधा करेंगे और फिर इसको देखेंगे। तो अगर इसमें ऑयली पैच है, मान लो कि कुछ इस तरह का पैच बन करके आता है, तो इसमें क्या होगा कि ये दर्शाता है कि खाद्य पदार्थों में वसा होता है। जो भी फूड आइटम हमारा होगा पका हुआ, उसमें क्या होता है, उसमें वसा होगी, यानी कि फैट होगा। अगर हम पानी डाल करके देखेंगे तो इस तरह का कुछ दिखेगा हमें। तो ये क्या है, थोड़ा सा फैल जाएगा कागज पे और कागज को गीला कर देगा, और कुछ टाइम बाद जब ये सूख जाएगा तो नॉर्मल कागज जैसा दिखेगा, फ़र्क नहीं दिखेगा। लेकिन ये जो है ये ऐसा ही रहेगा, ऑयल जो है, ऑयल दिख रहा है इस पर, तो ये ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑयल है, तो मतलब जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें वसा होता है। तो जनरली यही माना जाता है कि जो ऑयली चीज़ें होती हैं उनमें हमारा फैट पाया जाता है। आगे देख लेते हैं, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो हमारे पोषक तत्व होते हैं ये बॉडी के लिए क्या करते हैं, आखिर क्यों हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्यों हमें खाना चाहिए। तो अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और जो वसा है वो भी हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी एंड फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो पूछा जा सकता है कौन से एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स जिनमें इंक्लूड रहता है। हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो प्रोटीन का काम पूछा जाए तो वृद्धि और मरम्मत। तो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को अक्सर शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, यानी कि शरीर की वृद्धि जो करते हैं। विटामिन हमारे शरीर को बीमारी से बचाने में मदद करते हैं, और विटामिन हमारी हड्डियों, आंखों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं। तो प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, और ये कहलाते हैं क्या, बॉडी बिल्डिंग फूड। एंड विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज, यानी कि बीमारी से अगर बचना है तो प्रोटीन का इंटेक आपको रखना होगा अपने भोजन में। और प्रोटीन नहीं, विटामिन्स जो हैं वो बीमारी से बचाए रखते हैं। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर बोन्स, आइज, टीथ एंड गम्स हेल्दी। तो अगर शरीर स्वस्थ रखना है तो ये सभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे भोजन में शामिल होने चाहिए। अब विटामिन्स के बारे में और जान लेते हैं। देखो विटामिन्स जो हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिन्हें विभिन्न नामों से हम जानते हैं। जैसे कि कुछ विटामिन जो है ए होते हैं, विटामिन सी होते हैं, विटामिन ई, विटामिन डी और के। तो ये मेन हमारे विटामिन है। एक होता है विटामिन बी। तो विटामिन बी जो है ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये एक तरह का ग्रुप होता है विटामिन का। तो इसमें काफ़ी सारे विटामिन शामिल होते हैं, इनके बारे में भी आगे देखेंगे। तो शरीर के समुचित विकास
और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना, अल्प मात्रा यानी कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हमें भर भर के खाने हैं, तो वो अगर आप जो बैलेंस डाइट लेंगे उससे ही इसकी पूर्ति हो जाएगी, तो ज़्यादा इसको लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अधिकांश खाद्य पदार्थों में आमतौर पर एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। जैसे कोई भी फूड आइटम है आपका, तो उसमें क्या है, जैसे कि गाजर ले लो अगर, तो गाजर में कई तरह के विटामिन मिलते हैं। विटामिन ए भी मिलता है उसमें, विटामिन ए के अलावा और भी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती हैं। तो देखो इस तरह के आइटम आपको बहुत मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हम लिस्ट देख लेते हैं विटामिन्स की। देखो विटामिन, मैंने आपको ये मेन विटामिन तो बता दिए थे, लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो मैंने बताया था आपको, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में काफ़ी सारे विटामिन शामिल होते हैं। तो बी जो विटामिन होता है उसका ग्रुप आप यहाँ पर देख सकते हैं, कई तरह के विटामिन है। ये B1 है और B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, विटामिन B12 है। तो ये जो विटामिन हैं इनके सोर्सेज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कि किस फूड आइटम को खाने से आपको ये विटामिन मिलेंगे। विटामिन ए के सोर्सेज यहाँ पर आप देख सकते हैं, और विटामिन सी के सोर्सेज यहाँ पर हैं। विटामिन सी जनरली सिट्रस फूड्स में मिलता है जो खट्टे होते हैं। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में होता है और आपको बाकी फूड आइटम में मिलता है। विटामिन ई के सोर्सेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, विटामिन के और फोलिक एसिड। देखो ये जो विटामिन हैं इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, ये दो तरह के विटामिन होते हैं। एक तो होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील वाले ध्यान रखेंगे कि बी और सी होते हैं सिर्फ। विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होते हैं, बाकी के ध्यान रखेंगे कि बाकी सब वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये मेन चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद देख लेते हैं जो विटामिन ए है वो हमारी जो स्किन और आँखों को हेल्दी रखता है। विटामिन डी फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेस। विटामिन डी से हमारी शरीर की जो हड्डियां हैं और जो कैल्शियम है वो उसकी भी पूर्ति होती है। मतलब हड्डियों को जो है कैल्शियम की पूर्ति ये करता रहता है, क्योंकि ये कैल्शियम बनाता है। तो कैल्शियम क्या है, हड्डियों के लिए ज़रूरी चीज़ है। तो ये जो विटामिन डी है ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हड्डियाँ हमारी कमज़ोर हो जाएंगी, और कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है माइनर सा भी तो उसमें भी हड्डी टूटने का डर रहता है। तो हमारे शरीर को मिनरल्स की भी बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। मिनरल्स यानी कि खनिज, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन मिनरल्स ही हो गया है। खनिज लवण बोलते हैं मिनरल्स को हिंदी में। और प्रत्येक शरीर के समुचित विकास के लिए और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक होते हैं। मतलब जो ईच मिनरल्स जो हैं हमारे, हर कोई जो मिनरल्स है, मिनरल के बारे में भी देखेंगे, तो ये हमारे शरीर के विकास के लिए भी सहायक होते हैं और स्वास्थ्य को भी बनाए रखते हैं। तो मिनरल्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पर सोर्सेज आपको दिख जाएंगे किस फूड आइटम से आपको मिलेगा। तो मिनरल्स जनरली हमारे होते हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन, सोडियम, क्लोरीन। तो आयरन का तो आपने सुना भी होगा, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। और आयोडीन का भी अक्सर आपने सुना होगा, ज़्यादातर आपको ये नमक में मिलता है। तो नमक में तो मतलब कि आप पाएंगे जो जनरली हम नमक खाते हैं ना, उसमें तो आयोडीन इतना होता नहीं है, बल्कि आपके जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें भी इतना आयोडीन मिल जाता है आपकी ज़रूरत के अनुसार। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आयोडीन अलग से लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ये सभी जो आपके मिनरल्स हैं उनके फूड आइटम आप देख सकते हैं और बैलेंस डाइट अपनी बना सकते हैं डेली के लिए। अब देख लेते हैं व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। ये टॉपिक तो वही है। अब हम देख लेते हैं इसमें पोषण के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशो और पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमने पहले भी देखा था। डाइटरी फाइबर जो होते हैं उनकी भी शरीर को ज़रूरत होती है। तो इनको हम रेशो भी कह देते हैं हिंदी में। इंग्लिश में कहें तो रफेज भी इनको बोला जाता है। डाइटरी फाइबर कहें या फिर रफेज कहें। देखो डाइटरी फाइबर जो है आर ऑल्सो नॉन एज रफेज। और फाइबर मुख्य रूप से हमारे खाद्य पदार्थों में पादप उत्पाद द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कि जो फाइबर होता है, या हम कहें डाइटरी फाइबर या रफेज जो होता है, ये हमें जो पौधों से जो हमें फूड आइटम्स मिलते हैं उनमें ये होता है। अब किस किस में होता है देख लेते हैं। जैसे कि साबुत अनाज होता है, जैसे कि गेहूँ, मक्का, ज्वार वगैरह, और दालें हो गई, आलू हो गए, ताज़े फल और सब्जियां, इन सब के में क्या होता है, फाइबर शामिल होता है। ये हमारे शरीर को बिना पचे हुए भोजन से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे शरीर के लिए। हालांकि इससे हमें कोई पोषण नहीं मिलता है, लेकिन जो हमारे शरीर में वेस्ट होता है उसे निकालने में ये मदद करता है। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब क्योंकि शरीर में न्यूट्रिएंट्स तो हो गए, लेकिन अगर हमारे शरीर से वेस्ट नहीं बाहर निकलेगा तो भी दिक्कत है। हमारा शरीर काफ़ी सारी बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये आपकी डाइट में शामिल होना। इसके बाद कर लेते हैं पानी की बात। तो पानी जो है हमारे शरीर को भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है।
यानी कि अगर आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं किसी भी फूड आइटम के थ्रू, लेकिन अगर आप पानी नहीं पीते हैं, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और उसका कुछ भोजन का आपका फ़ायदा नहीं होगा अगर वो पोषक तत्व तो आपके शरीर को नहीं मिलेंगे। तो ये शरीर से कुछ अपशिष्ट को मूत्र और पसीने के रूप में बाहर निकालने में भी मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। देखो यूरिन के थ्रू और पसीने के थ्रू ये हमारे शरीर से वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। तो पानी, दूध, चाय जैसे तरल पदार्थों से हमारे शरीर को जितना पानी चाहिए होता है उसका अधिकांश हिस्सा हमें मिल जाता है। जैसे कुछ फूड आइटम्स में होता ही है, अब देखो दूध है वो लिक्विड ही है तो उसमें पानी भी होगा। ऐसे ही चाय में भी हम पानी मिलाते हैं, मतलब चाय बनाते हैं तो उसके लिए पानी लेते हैं हम। या फिर लिक्विड कोई चीज़ है, लिक्विड कोई फ्रूट आप खा रहे हैं, ऑरेंज खा रहे हैं, जूसी फल अगर फ्रूट अगर आप खा रहे हैं तो उससे भी आपके बॉडी को काफ़ी सारा जो वाटर है वो मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जूसी फल जो है वो खाने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, हमारी स्किन के लिए अच्छे होते हैं। और मैं तो ये कहूँगी जो हमारे सीजनल फ्रूट्स होते हैं जैसे कि जो मौसम के अकॉर्डिंग मिलते हैं, जैसे सर्दियों में ऑरेंजेस मिलते हैं, गर्मियों में आपको मैंगोज़ मिलते हैं, तो सीज़न के अकॉर्डिंग फल खाने चाहिए, ना कि बिना सीज़न के फल खाएंगे ना तो इतने न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उनसे और ना ही वो सस्ते मिलेंगे, वो बहुत महंगे मिलते हैं। जनरली हम क्या सोचते हैं कि ये महंगा है फल तो इसलिए ये ज़्यादा पोषक तत्व इसमें होंगे, लेकिन ये गलत धारणा है। ज़्यादा पोषक तत्व होने की उसमें गारंटी नहीं है। वो महंगा इसलिए हो सकता है कि या तो वो किसी और कंट्री से आया है, जैसे कीवी की मैं बात करूँ, कीवी आपने देखा होगा महंगा फ्रूट है थोड़ा सा, जो हमारे लोकल फ्रूट्स जो हैं मतलब जो हमें मिल जाते हैं आसानी से उनसे थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन वो उसका महंगे होने का कारण है कि वो बाहर से आता है तो उस पर टैक्स वगैरह जो है वो प्लस करके क्या होता है हमें उसकी कॉस्ट पड़ती है, तो इसीलिए वो महंगा मिलता है। इसलिए लोकल जो फ्रूट्स होते हैं उनको ही खाएँ, जो बाहर से आते हैं उनको अगर आप खाएंगे तो वो न्यूट्रिशन में भी कम रहेंगे और महंगे भी रहेंगे। तो हम ज़्यादातर पके हुए खाद्य पदार्थों में पानी मिलाते हैं, यानी कि जैसे कोई हम सब्ज़ी बना रहे हैं, कोई रेशेदार सब्ज़ी आपने सुनी होंगी बना रहे हैं, जैसे कि पतली सब्ज़ी बनाते हैं पानी डाल करके, तो उसमें भी हम पानी मिलाते हैं, तो उसके थ्रू भी हमारी बॉडी को पानी मिल जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पानी की मात्रा हमारी बॉडी को चाहिए वो हमें सिर्फ इन फूड आइटम से मिल जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो हम ड्राई खाते हैं, ड्राई सब्जियाँ खाते हैं, तो उनमें पानी नहीं होता है, तो जब हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए दिन में 2-3 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती ही है, तो वो ज़रूर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी लिस्ट जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन के सोर्सेस आप देख सकते हैं। भोजन में प्रोटीन शामिल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके जो हेयर हैं वो उनका भी निर्माण होता है, वो भी बाल जो हैं, बाल को बनाने में ये प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। बाल हमारे प्रोटीन से बने होते हैं ज़्यादातर हिस्सा, तो अगर आपको बाल झड़ने की समस्या है या कोई और बालों से रिलेटेड समस्या है तो खाने में प्रोटीन की कमी हो सकती है, तो प्रोटीन को शामिल करें, हेल्दी हेयर आपको मिलेंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमें ज़्यादातर ये आलू में, चावल में, इन चीज़ों में मिलता है, या फिर जो केक पेस्ट्रीज जो होती हैं इसमें मिलता है। तभी तो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना कि कार्ब्स जो हैं वो ज़्यादा ना ले, वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होंगे। देखो कार्ब्स अगर आप हेल्दी कार्ब्स लेते हैं तो वो अच्छे हैं सेहत के लिए, वो हमेशा बेकार नहीं होते। अगर आप चीनी ले रहे हैं, जैसे चीनी जो ये हमारी इतने प्रोसेस से गुजरती है, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होगी, या फिर ब्रेड अच्छे नहीं होंगे। लेकिन अगर आप नट्स खाते हैं या फिर गेहूँ खाते हैं या फिर आप इस तरह की कोई चीज़ खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, लिमिट में एक खाते हैं, तो ये अच्छे हैं हमारी बॉडी के लिए। और ये केक वगैरह ज़्यादा अगर खाएंगे तो ये ज़्यादा सही नहीं होंगे बॉडी के लिए। वैसे ही फैट में भी देखो दोनों तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। हेल्दी फैट होता है एक हमारा होता है जिससे कि बॉडी को मतलब बॉडी में वेट बढ़ता है, तो इसमें भी आप हेल्दी फैट इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे जो आपका घी होता है वो हेल्दी होता है, घी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ऑयल का कम इस्तेमाल कर सकते हैं और घी का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपकी बॉडी को फैट्स भी मिल जाएंगे ज़रूरत के अकॉर्डिंग और नुकसान भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं हेल्दी चीज़ों को और न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद देखते हैं वाटर एंड रफेज, तो ये हमें मिलते हैं इन सब चीज़ों से। तो रफेज जो है यानी कि रेशे जो हैं ये हमें इन सब चीज़ों से मिलते हैं। देखो रेशे उस चीज़ में होते हैं जिसे खा करके ज़्यादातर आपने देखा होगा हमारा पेट फुल हो जाता है, आपकी जो भूख है वो शांत हो जाती है। ज़्यादातर ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनमें अक्सर फाइबर की मात्रा ही देखी जाती है, फाइबर ही उनमें ज़्यादा मात्रा होती है। तो जैसे कि बात करें फ्रूट्स की, देखो फ्रूट्स इसलिए कहा जाता है दिन में कई सारे फ्रूट्स खाने चाहिए क्योंकि उसमें फाइबर होता है और फाइबर जो है हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रूट भी आप जूस अगर पियेंगे तो वो उतना फ़ायदा नहीं करेगा, तो फ्रूट्स को हमें ऐसे ही खाना चाहिए बिना जूस निकाले।
जैसे आप ऑरेंजेस अगर खा रहे हैं तो उसको पूरा ऐसे ही खा लें, उसको जूस के फॉर्म में ना पिए। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं। अब हमने इतने न्यूट्रिएंट्स की बात कर ली, अब हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की। देखो जो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर आप इनको कम मात्रा में लेते हैं तो भी अपनी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं, और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं तो भी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो भी कई सारी बीमारियाँ आपको जकड़ सकती हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य की वृद्धि और रखरखाव के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, सही मात्रा में। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। तो एक निश्चित मात्रा इनकी होनी चाहिए वृद्धि और रखरखाव के लिए हमारे शरीर की। तो आहार में भी अच्छी मात्रा में फाइबर और पानी होना चाहिए। ऐसे आहार को संतुलित आहार कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो प्रोटीन, कार्ब्स या फिर फैट, या फिर हम बात करें और न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स की, वो तो होने ही चाहिए। साथ ही साथ हमारी डाइट में जो डाइटरी फाइबर है वो होना चाहिए, और वाटर भी जरूर इंक्लूड होना चाहिए। देखो दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, या फिर हम कहें खमीर युक्त खाद्य पदार्थ जो कि फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें तो इडली या फिर साउथ इंडियन फूड ज़्यादातर इसी प्रोसेस से बनते हैं। खमीर जो उठा करके बनते हैं, कुछ घंटों के लिए रख देते हैं फूड आइटम्स को। और आटे का एक संयोजन, जैसे कि इसमें हम कई तरह के आटे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मिस्सी रोटी, अनाज या दालों से बने थेपला, मतलब वैरायटीज़ हम ले सकते हैं आटे की। और केला, उपलब्ध सब्जियां, यानी कि सब्जियां होनी चाहिए, हरी सब्जियां होनी चाहिए आपके पास। ऐसे अन्य खाद्य पदार्थ क्या ही पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट की, तो इनमें से कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो कि आप अपनी डाइट में डेली शामिल करेंगे तो आपको जो बैलेंस रहेगा, आपका फूड जो आप आहार ले रहे हैं वो बैलेंस रहेगा। अब बात करते हैं लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो जो हम खाना पकाते हैं उसको पकाते टाइम भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे वेस्ट ना हो जाएं। अगर आप सब्जी और फलों को काट कर या छील कर धोते हैं तो इससे कुछ विटामिन की कमी हो सकती है। तो इसीलिए सब्जी और फल जो आप काटते हैं अगर, तो उसको पहले ही धो लें, उसको बाद में काटें, क्योंकि अगर आप काट करके धोएंगे तो उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स निकल जाएंगे। तो चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें मौजूद कुछ विटामिन और खनिज निकल सकते हैं। तो जितनी ज़रूरत हो 2-3 बार ही चावल और दाल को धोएं, ज़्यादा रगड़ कर और ज़्यादा अच्छे से ना धोएं उनको, तो 2-3 बार में ही काम हो जाएगा। खाना पकाने से भी कुछ पोषक तत्वों की हानि होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक खाने को पकाते हैं तो उससे भी आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। यदि खाना पकाने के दौरान अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है, तो कई उपयोगी जो प्रोटीन है, काफ़ी मात्रा में खनिज नष्ट हो जाते हैं। तो उतना ही पानी का इस्तेमाल करें जितना सब्जी पकाने के लिए ज़रूरी हो या खाना पकाने के लिए ज़रूरी हो, उसको फेंकें नहीं। अगर बाई चांस पानी ज़्यादा हो भी जाता है तो उसको आप आटा गूँथने वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पोषक तत्वों की हानि ना हो। देखो खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है, तो यानी कि विटामिन सी जल्दी नष्ट होता है अगर हम पकाएंगे। तो विटामिन सी को कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके उसको कच्चा ही अपनी डाइट में शामिल करें। जैसे कि लेमन जो है, लेमन पकाने में डिशेज में ना डालें, लेमन को आप ऐसे ही इनटेक कर सकते हैं सैलड पे डाल करके, या फिर उसका लेमन वाटर बनाकर पी सकते हैं। तो कच्चे विटामिन सी वाले जो सोर्सेस हैं उनको आप कच्चे ही अगर इंक्लूड करें डाइट में तो जो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अधिक पोषक तत्वों का सेवन भी समस्या पैदा कर सकता है। अगर आप कोई न्यूट्रिएंट जो है वो ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, आप सोचते हैं कि अरे न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब कि पोषक तत्व हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को दें, और ज़्यादा इंटेक आप करने लगेंगे। जैसे कि आजकल जो है प्रोटीन शेक आ रहे हैं, तो प्रोटीन पाउडर आता है, उसको घोल करके पानी में पी जाते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो वो क्या है, वो प्रॉब्लम कर सकता है हमारी हेल्थ को। तो इसीलिए लिमिट में ही खाएं जो भी आप न्यूट्रिएंट्स लें। तो अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे कि मान लो हम जो फैट रिच फूड्स हैं उनको अगर ज़्यादा खाएंगे, यानी चिकनाई वाले जो खाने हैं उनको खाएंगे, तो हम मोटापे से पीड़ित हो सकते हैं। और आजकल ये कॉमन प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमारा जो फैट है वो कम नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न यही है कि हम फैट रिच फूड्स खाते हैं और फिर ओबेसिटी से जो है ग्रस्त हो जाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा फैट लेने से बचे खाने में। फैट में भी जो हेल्दी फैट्स हैं जैसे कि घी है, शुद्ध देशी जो घी होता है उसको आप शामिल कर सकते हैं ऑयल के बजाय। अब बात कर लेते हैं इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं। डिफिशियंसी डिसीज़ की बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिल रहा है, लेकिन कभी कभी भोजन में एक विशेष पोषक तत्व नहीं हो सकता। मान लो कि आप इनफ फूड खा रहे हैं, आपको लगता है मेरा पेट भर गया है, खाना पूरा हो गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके भोजन में सभी न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड हों जो कि आपकी बॉडी को चाहिए। लेकिन अगर लंबे समय तक ये जारी रहता है, आपको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है या कोई विटामिन नहीं मिलता है,
तो व्यक्ति इसकी कमी से पीड़ित हो सकता है। डेफिशिएंसी हो सकती है आपकी बॉडी में उस विटामिन की, जैसे विटामिन सी अगर आप नहीं लेते हैं तो उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है लंबे समय तक अगर ये स्थिति रहती है तो। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में रोग या विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो मतलब समस्या उत्पन्न हो सकती है हमारी बॉडी में अगर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिसिंग रहते हैं। तो लंबे समय तक पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाले रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं, यानी कि डेफिशिएंसी डिसीज हम कहते हैं अगर लॉन्ग पीरियड तक कोई न्यूट्रिएंट जो है आपके भोजन में इंक्लूड नहीं रहता है। एग्जाम्पल अगर हम ले, किसी व्यक्ति को अपने भोजन में लंबे समय तक अगर पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो उसके बालों की ग्रोथ रुक सकती है, स्किन प्रॉब्लम्स उसको हो सकती हैं और पैचेस या दस्त जैसी प्रॉब्लम्स उसको हो सकती हैं। और अगर आहार में यानी अगर हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी होती है तो विकास पूरी तरह से रुक जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा जो है हमारे विकास में सहायक होते हैं, वृद्धि में सहायक होते हैं। ऐसा व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, उनका जो बॉडी का जो विकास है पूरी तरह नहीं हो पाता है, तो उसमें इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है। तो वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि वह हिल भी नहीं पाता। कभी कभी कुछ बहुत ही पतले लोग आपने देखे होंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है संतुलित आहार। आहार लेने से इसकी कमी से होने वाले सभी रोगों से बचा जा सकता है। ऑल डिफिशियंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। अब एक चार्ट देख लेते हैं जिसमें कि विटामिन दिए हुए हैं और विटामिन एंड मिनरल्स दिए हुए हैं। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं ये दिया हुआ है, लक्षण इसके दिए हुए हैं। तो पहले बात कर लेते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, क्षीणता, दृष्टिहीनता, यानी कि लॉस ऑफ विजन। जो दिखना है वो आपको कम हो सकता है या फिर दिखना बंद हो सकता है। तो ये हो जाएगा इसमें कमज़ोर दृष्टि। मतलब लक्षण कैसे पहचानेंगे, रात में अगर आपको कम दिखाई दे रहा है या फिर आपको कभी कभी दिखाई देना ही बंद हो जाता है, तो इसके लक्षण है ये कि विटामिन ए की कमी है आपके शरीर में। विटामिन बी की बात करें, B1 की बात करें तो इसके कमी से होता है बेरी रोग और दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी इसमें आ जाती है। विटामिन सी की बात करें तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और इसके मेन लक्षण है मसूड़ों से खून निकलता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है। तो विटामिन सी की अगर कमी है तो उसको आप पूरा कर सकते हैं। लेमन वगैरह का इंटेक ले सकते हैं आप, ऑरेंजेस शामिल कर सकते हैं या फिर मौसमी वगैरह जो फ्रूट होते हैं, सीट्रस फूड जो होते हैं खट्टे फल, उनको इंक्लूड करके इसकी कमी दूर कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की रोग हो जाता है और लक्षण है इसके अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। तो फिर है कैल्शियम, ये मिनरल है हमारा, और कैल्शियम जो है इसकी कमी से अस्थियां और दंत क्षय हो जाता है। यानी कि जो अगर आपके दांत अगर घिसने लगे हैं, और दांत घिसने का मतलब अगर आपके दांतों में ठंडा गर्म लगने लगा है तो यानी कि आपके जो दांत हैं वो घिस रहे हैं और हड्डियां भी इससे थोड़ी हम कह सकते हैं कमज़ोर हो जाती हैं। तो कमज़ोर अस्थियां और दंत क्षय जो है वो इसके लक्षण हैं। आयोडीन जो है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, गोइटर भी कहते हैं इसको, और गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना इसके लक्षण है। बच्चों में मानसिक विकलांगता हो सकती है इसकी कमी से। लौह तत्व की बात करें तो ये होता है इसकी कमी से अरक्तता हो जाती है, यानी कि एनीमिया इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब कि रक्त अल्पता, खून की कमी हो जाती है। तो लक्षण क्या है, कमजोरी आपको आ जाएगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। Thanks for watching.